एंड कीप योर माइक्स म्यूटेड और कैमरा ऑन कर लीजिए सब कोई। यस, सो रूल नंबर 16 हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास। रूल नंबर 16 में यहाँ बताया गया है कि कहाँ पर हमें सम लगाना है और कहाँ पर एनी लगाना है। हालांकि ये रूल हम लोग ऑलरेडी नाउन में डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पर नाउन्स भी यस, कीप योरसेल्फ म्यूटेड बच्चे। क्लास ज्वाइन कर रहे हो तुरंत, उसके बावजूद आपको क्लास में म्यूट रहना है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज अगर आता है तो ज्वाइन करते ही आप अपने आप को म्यूट करेंगे ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। साउंड बहुत ज्यादा आता है जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज कुछ रह रहा हो, बहुत ज्यादा साउंड आता है, तो कोशिश करो कि वो साउंड को आप थोड़ा सा कम कर सको अपने तरफ से। यस, सो दैट सफाइस। यहाँ आपको जो है, यहाँ पर अगर आपको सम और एनी यूज करना है किसी भी सेंटेंस में, इफ आई एम नॉट ऑडिबल और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। ठीक है, सम और एनी अगर लिखा है किसी सेंटेंस में तो कहाँ पर हम सम यूज करते हैं, कहाँ पर हम एनी यूज करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये रूल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नाउन में, फिर भी प्रोनाउन में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नाउन की ही जगह हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो सम हम यूज करते हैं जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस लगाने होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसका पॉजिटिविटी रहती है, यानी कि बेसिकली अगर कहा जाए ब्रॉड सेंस में, तो किसी भी तरह के सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं प्रेजेंट है और जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ठीक है, जिसमें नॉट नहीं प्रेजेंट है या फिर जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, दोनों ही सेंस में यहाँ पर अगर ये चीजें नहीं है सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस को कहीं कहीं पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा जाता है, तो दोनों ही सेम मीनिंग है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं या जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, उन सभी में हम सम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं सम को? क्वांटिटी या डिग्री बताने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी या फिर डिग्री बताने के लिए हम यूज करते हैं सम को। किसी भी सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, उसे हम सम अगर लगाया है तो वो लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं और किसी चीज का डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, लेवल बता रहे हैं किसी चीज का, तब हम सम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि अगर मुझे कुछ किताबों के बारे में लिखना है कि कुछ किताबें जो लाइब्रेरी में हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो सम बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेरी नाइस। ठीक है, और वेरी गुड फॉर रीडिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस सेंस में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी कि कुछ किताबें जो लाइब्रेरी में रखी हैं उनके बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम सम यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, अब एनी कब यूज करते हैं हम? एनी यूज करते हैं 1 minute, give me a minute. ओके, बीसीए पीपीयू फर्स्ट, सॉरी बीसीए एक्यू फर्स्ट सेम के अलावा अगर कोई और स्टूडेंट है तो क्लास आप लोग लीव कर दीजिए। ठीक है, बीसीए एक्यू अगर किसी और बैच का चला गया है मैसेज, तो वो गलती से चला गया होगा या फिर आपने गलती से ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, यस, सो एज आई वाज टेलिंग, एनी कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग? एनी यूज करेंगे जब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि जो सेंटेंसेस पॉजिटिव नहीं है, जो भी सेंटेंसेस पॉजिटिव नहीं है उन्हें हम नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जहां पर नॉट लगा होता है सेंटेंस में। स्पेसिफिकली अगर आपका मैसेज जो है वो भी पॉजिटिव है, स्टिल आपका सेंटेंस में अगर नॉट लगा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस का नेगेटिव होने का मतलब है कि वहां पर नॉट का यूज हो रहा है। आइडिया अगर नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मैसेज है आपका, यानी कि सेंटेंस का जो मतलब है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर कुछ गलत विचार लिखे हुए हैं तो वो नेगेटिव आइडियाज होते हैं।
अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है यानी कि वाक्य नेगेटिव बनाना है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आप तब यूज करते हो जब आप नॉट लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है तब हम एनी यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे एनी? सेम चीज के लिए, क्वालिटी दिखाने के लिए या सॉरी क्वांटिटी दिखाने के लिए या फिर डिग्री बताने के लिए, ठीक है। लेवल ऑफ समथिंग अगर डिस्क्राइब करना है हमें तो हम उसे एनी यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ओके, इफ यू टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में गिवन है आई शैल बाय सम एप्पल्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इस केस में आपका जो सेंटेंस है दैट इज अफर्मेटिव, इसीलिए हमने सम यूज किया है। तो यहाँ पर सम यूज करना इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है आई शैल नॉट बाय एन एप्पल, यानी कि मैं एप्पल नहीं लूंगा, कोई भी एप्पल नहीं लूंगा। तो यहाँ पर नॉट लग गया हमारा सेंटेंस में। अब क्योंकि हमारा नॉट लग गया तो यहाँ पर हमने सम नहीं लगाना है, हमें एनी लगाना है, ठीक है। हमने सम नहीं लगाना है, हमें सेंटेंस में एनी लगाना है। हैव यू बॉट एनी एप्पल, यानी कि इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन के लिए भी हमें एनी लगाना है। अगर हमारा क्वेश्चन मार्क है हमारे सेंटेंस में तो हमें एनी लगाना है, ठीक है। देयर इज ओनली वन केस, ठीक है, सिर्फ एक केस है जहां पर क्वेश्चन लगाने में हम सम यूज करते हैं। कौन सा केस है? जब हम रिक्वेस्ट पूछते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैन आई गेट सम टाइम, ठीक है, कैन आई हैव सम मिल्क, ठीक है, कैन आई हैव सम फूड, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ उसी केस में, क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि आप आराम से पोलाइटली किसी से कुछ पूछ रहे हैं, यही मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करने का। तो जब रिक्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर सम लगा सकते हो, दैट इज अलाउड, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन इज इन दिस रूल। एनी डाउट इन रूल नंबर 16? रूल नंबर 16 में किसी को भी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, आई एम टेकिंग योर साइलेंस दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अगर कुछ चाहिए होगा तो यू कैन, अगर कुछ यहाँ पर नहीं समझ में आए तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, रूल नंबर 17 लेट्स डिस्कस हियर। रूल नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है, लेट मी जस्ट टर्न इट सो दैट वी कैन हैव अ बिगर स्क्रीन हियर। यस, रूल नंबर 17 जो है, ठीक है, रूल नंबर 17 कह रहा है कि जब भी हमें यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है कलेक्टिव नाउन के लिए, ठीक है, किसके लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन के लिए। तो हमें यहाँ पर सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर अगर रहना है और सेम जेंडर है, ठीक है, जो पूरा कलेक्शन है, जैसे अगर मैं क्लास कहूँ, ठीक है, क्लास में, या फिर टीम कहूँ, तो टीम में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, राइट। तो अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है तो उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, सिर्फ कलेक्टिव नाउन के लिए ये रूल है, ठीक है, और किसी जगह आप ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ कलेक्टिव नाउन में ही ये रूल पॉसिबल है। अगर आपका जो ग्रुप है वो साथ में मिलके काम कर रहा है तो हमने क्या कहा था उसको, वो सिंगुलर हो जाता है। अब सिंगुलर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डाउट हो जाता है, राइट। हम जो भी सेंटेंसेस यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में तो कोई जेंडर नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर पीपल है तो उसमें जेंडर आ जाता है। तो अगर मान लीजिए एक टीम है, उसमें 4 पर्सन मेल हैं और 3 पर्सन फीमेल है, तो इस केस में हम अगर पूरे टीम को रेफर करेंगे ना, तो एक साथ सारे काम कर रहे हैं तो वो तो सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर हो गया तो वहां पर हमें कैसे लगाना है प्रोनाउन, भी कैसे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर इस केस में, सिर्फ इसी केस में ऐसा होता है कि अगर हम ह्यूमंस को भी रेफर कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन में, तो
उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं रहता है, ठीक है, तो उस केस के लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट द केयरफुली द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी में जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर मेल ही है फीमेल नहीं है, या फीमेल ही है मेल नहीं है, दोनों जेंडर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो उस केस में यहाँ पर आपको इट्स लगाते हो ज्यूरी के लिए, या फिर किसी भी कलेक्टिव नाउन के लिए, टीम हो गया, पुलिस हो गया, जो भी आपका कलेक्टिव नाउन है, वो अगर सिंगुलर रिप्रेजेंट करना है तो या तो आप उस पर्सन को इंक्लूड करोगे, जो सिंगुलर पर्सन को आप इंक्लूड कर रहे हो, और अगर आप पूरे टीम को रेफर कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप इट्स यूज कर सकते हो सेंटेंस के लिए, ठीक है। और किसी केस में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कलेक्टिव नाउन के केस में ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आपका डिवाइडेड है, जैसे कि अगर कोई भी काम जो है पूरा कलेक्टिव नाउन मिलकर नहीं कर पा रहा है, आधा काम, आधे लोग कुछ और काम कर रहे हैं, आधे लोग कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप प्लूरल नाउन यूज करेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर 4 लोग 5 लोग को साथ में मिलके कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम लोग देयर लगाएंगे, ठीक है। हालांकि ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ चुके हैं, तो अगर फिर भी इस रूल में अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी। रूल नंबर 17 में किसी को कोई डाउट है? रूल नंबर 17 सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सी आई एम टेकिंग योर नॉन रिस्पॉन्सिव केस को मैं क्या लूं कि आपको समझ में आ गया? एटलीस्ट यस मैम नो मैम आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं। एक्सप्लेन अगेन, ओके। All right, let's see what did you understand. See, यहाँ पर जो केस होता है, ठीक है, सिर्फ कलेक्टिव नाउन में ये केस है कि अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो साथ में मिलके काम करता है, जो भी कलेक्टिव नाउन है वो अगर साथ में मिलके काम करता है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका सिंगुलर कहलाता है कलेक्टिव नाउन। बोला था ना, सिंगुलर आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाने की वजह से क्या करेंगे, अगर हमको सिंगुलर करना है तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर करना होगा, राइट। तो सिंगुलर अगर हम लगाते हैं, मान लीजिए मैं एक टीम को रेफर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, एक टीम है, ठीक है, उस टीम में 4 पर्सन मेल है, 4 पर्सन फीमेल है। टीम आपका क्या होता है, टीम आपका पर्सन को रेफर करते हो आप, तो 4 पर्सन आपका मेल है और 3 पर्सन आपके फीमेल हैं। तो इस टीम को अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो एज अ सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन में आप कैसे पता करोगे कि हिज लगाएं या हर लगाएं? ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट। अगर मैं टीम के बारे में कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे कि माई टीम हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम, ठीक है, तो हैज लगाने का मतलब क्या हुआ कि मेरी टीम ने मिलकर काम किया और यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट कर दिया, राइट। तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं लगा रहे हैं, वहां पर ये वाला जो सेंटेंस अभी बोला इसमें सिर्फ आपका वर्ब लग रहा है, प्रोनाउन नहीं लग रहा है। तो प्रोनाउन अगर लगाना है मुझे तो सिंगुलर के लिए मैं देयर तो नहीं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। देयर यूज करने का मतलब हो जाएगा प्लूरल वाला केस। तो सिंगुलर और प्लूरल में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अगर आप देयर लगा दोगे तो? इसीलिए सिर्फ इस केस के लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए, अगर मेरी टीम जो है वो साथ मिलके काम कर रही है, सो माई टीम इज वर्किंग, ठीक है, it is going to complete the project in time। तो यहाँ पर हम इट्स या फिर इट लगाते हैं अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर प्लूरल है तो इसका मतलब वो अलग अलग कर रहे हैं, जैसे कि 4 मेंबर जो हैं, 2 मेल पर्सन 2 फीमेल पर्सन अलग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, और बाकी के 3 पर्सन जो है, एक मेल पर्सन, एक फीमेल पर्सन, 2 मेल पर्सन, वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो यानी दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी कि मेरी टीम जो है वो डिवाइड हो गई है, वो साथ मिलके काम नहीं कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएंगी, ठीक है, माई टीम वुड बिकम प्लूरल। तो वहां पर प्लूरल होने के कारण वहां पर हम प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो हम
प्लूरल यूज करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि माई टीम इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दे आर गोइंग टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। अभी समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो आप दोबारा पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन हियर अगेन, और लेट मी डू दिस। आई राइट द एग्जाम्पल, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बोला उससे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये स्टेटमेंट होगा आपका सिंगुलर का, जब पूरी टीम मिलकर एक साथ काम कर रही है। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपका ये स्टेटमेंट आपका हो गया प्लूरल के लिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है माई टीम इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। ठीक है, टाइम पे वो कंप्लीट कर देंगे। माई टीम इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। दे विल सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यस आदित्य बोलो। मैम एक में आप इन टाइम, एक में ऑन टाइम लिखी है, प्लूरल वर्ड में ऑन टाइम है, उस वाले में इन टाइम। एक इसमें में, क्या है मतलब ये दोनों? अरे सॉरी, इन ऑन टाइम होगा बच्चे, इन टाइम नहीं होगा। हालांकि वो दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं ऑन टाइम, इन टाइम नहीं। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, ये ऑन टाइम होगा। ओके। यस, एनी मोर डाउट्स? चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल। 18 नंबर का रूल जो है उसमें दो चीजें हैं समझने वाली, तो उन दोनों को एक साथ मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे हम लोग समझ जाएं। यस, रूल नंबर 18 में दो सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, रूल नंबर 18 के दो सेक्शन है, रूल ए और बी। पहला ये है कि हम ईच अदर, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जहां पर आप एक दूसरे के बारे में, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए, तो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के लिए आप कुछ बता रहे हो या एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, एक दूसरे का क्या कंपैरिजन हो रहा है, उन आपस में कुछ कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाते हो। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इसके अलावा कोई रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज करेंगे ईच अदर और कहाँ यूज करेंगे वन अनदर, ये बताया भी था। अगेन यहाँ पर रूल बताया जा रहा है। ईच अदर आप यूज करेंगे दो पर्सन के लिए। ठीक है, जब आपके पास क्वांटिटी सिर्फ दो है। दो मेंशन करना भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंस में दो मेंशन करोगे ही तभी यहाँ पर आप दो पर्सन जो है ईच अदर लगा सकते हैं सेंटेंस में। लेकिन अगर आपने ईच अदर लगाया तो इसका मतलब कोई समझेगा यही कि दो पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल, यहाँ पर दो एग्जाम्पल में टू चिल्ड्रन टू ब्रदर लिखा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल जो है, द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, तो यहाँ पर अगर टू हटा भी दूं ना मैं इस सेंटेंस से, तो भी यही सेंस बनेगा कि दो ब्रदर्स के बीच में बात बताई जा रही है।
ये क्लैरिफिकेशन करने के लिए भले यहाँ पर लिख दिया गया है कि टू ब्रदर्स डिसलाइक ईच अदर, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन ना भी करो तो भी हम यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं कि दो ब्रदर्स के बीच में ये बात की जा रही है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? टू चिल्ड्रन quarreled with each other. टू चिल्ड्रन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर टू चिल्ड्रन टू नहीं लिखा जाए, द चिल्ड्रन quarreled with each other, ये सेंटेंस भी यही बता रहा है कि दो ही बच्चे हैं वहां पर। ठीक है, तो अगर आप टू स्पेसिफाई कर रहे हो तब वहां पर पक्का है कि आपको ईच अदर लगाना है, और अगर आपने स्पेसिफाई नहीं भी किया है और सेंटेंस में ईच अदर लगा है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आप दो ही लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर क्वारल का मतलब झगड़ा करना। ठीक है, क्वारल का मतलब माइनर छोटे मोटे झगड़े, आप चिढ़ाना, एक दूसरे को झगड़ा करते हो ना, वो बच्चों वाला झगड़ा। ठीक है, यस। नेक्स्ट वुड बी वन अनदर। कब यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा पर्सन रहे, मोर देन टू पर्सन। यहाँ पर अगर वन अनदर यूज कर दिया, इसका मतलब ये समझ रही हूं मैं कि दो से ज्यादा लोग ऑलरेडी हैं वहां पर। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल्स, गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद वन अनदर, तो यहाँ पर गुड बॉयज लिखा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दो लड़कों को ये कहा जा रहा है, ये स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया गया कि दो से ज्यादा है, 10 है, 15 है, 3 है, स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है। लेकिन हमने यहाँ पर वन अनदर देखा, सेंटेंस में यहाँ पर देखा कि वन अनदर लगा हुआ है, तो हमने ये मान लिया या हमने ये एज्यूम कर लिया कि दो से ज्यादा लड़के के लड़कों को ये बोला जा रहा है या लड़कों के बारे में बात हो रही है, इन जनरल सेंस बात हो रही है, ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल गुड बॉयज लिखा हुआ है, यानी कि जो भी अच्छे बच्चे हैं उन सभी को, जो भी अच्छे लड़के हैं उन सभी को बोला जा रहा है कि अगर अच्छे लड़के हो तो तुम झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, तो सभी को ये बात बोली जा रही है। ब्रदर्स में एस लगा तो है? यस यस, हाँ लगेगा लगेगा बच्चे। ब्रदर्स आपका भाई वाला रिलेशन बता रहा है ना, तो यहाँ पर टू ब्रदर्स है, दो से ज्यादा है तो आप ब्रदर्स ही लिखोगे, मतलब एक से ज्यादा है तो ब्रदर्स ही लिखोगे। ब्रदर मतलब आपका हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल लिख रहे हो, हाँ ये चीज। बच्चे ये सेंटेंस में बहुत गलती है जो आपने लिखा है ना, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। पहले तो टू टू लीडर्स होगा, ठीक है, टू लीडर्स होगा। दूसरी बात, कंट्रोवर्सिंग नहीं होता है, कंट्रोवर्सी इज समथिंग ऑफ अ सिचुएशन, ये सिचुएशन का नाम होता है। ठीक है, आर इन कंट्रोवर्सी कह सकते हो या आर इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर कह सकते हो। ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं होगा। कंट्रोवर्सी मतलब वो सिचुएशन होता है जहां आप एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या कहीं। कंट्रोवर्सी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप जहां पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, जहां कंक्लूजन निकल गया वो कंट्रोवर्सी नहीं होती है। ये सब मनी। यहाँ पर मैम सॉरी, यहाँ पर मैम विथ लगाना जरूरी है? विद कहाँ है? विद चैट चैट बॉक्स में है विथ ईच अदर। आर्गुइंग, यस, टू लीडर्स आर आर्गुइंग विद ईच अदर। हाँ, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा, हर जगह नहीं, लेकिन ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो मैं बताती हूँ। देखो, टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर मतलब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मतलब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। ठीक है, और झगड़ा एक दूसरे के साथ करते हो। ठीक है, तो जहाँ ये सिचुएशन आ जाता है कि आप साथ में एक दूसरे के झगड़ा कर रहे हो या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट साथ में कुछ कर रहे हो, लड़ रहे हो, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, साथ में जो होता है ना उसका मतलब विद होता है। तो क्वारल आप जब करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो एक दूसरे के साथ करते हैं, यस इसीलिए मैम, इस सिचुएशंस में विद लगता है। थैंक यू। ओके, चलिए, दैट इज ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर और एक क्वेश्चन है।
यस, ये सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। BCA स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में BCA स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। प्लस इट इज नॉट इवन स्पेसिफाइड विच बैच, तो बैच भी यहाँ पर 3 है। BCA सॉरी 2 है, बैच 1 बैच 2 है, प्लस यहाँ पर ईयर स्पेसिफाई नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस जहां पर आप क्लियर कट जान रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं या 2 से ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स हैं, उस केस में आप वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी इज नॉट आर्ग्यूइंग, ठीक है, जरूरी नहीं है उस पे आर्ग्यू किया जाता है। कंट्रोवर्सी उस सिचुएशन को कहते हैं जिस टॉपिक पे आप यहाँ पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब ना तो आपके पास हाँ करने में मेजॉरिटी है, ना ही ना करने वालों की मेजॉरिटी है। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, उनमें अगर कोई टॉपिक पे बात चल रही है तो 10 में से 4 लोग हाँ कर रहे हैं, 10 में से 2 लोग ना कर रहे हैं और बाकी के डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ करे कि ना करे। इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं या इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम कंट्रोवर्शियल कहते हैं या कंट्रोवर्सी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर। यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेटमेंट जो है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लाइक वन अनदर। मतलब आपस में वो दोनों, वो सब कोई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कोई आपस में फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज है, ये किसी और ने पूछी थी इसलिए फिर भी मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स में यहाँ पर इससे पहले ऑल लगा हुआ है, तो ऑल आपको पहले ही बताया था कि ऑल और नन लगने का या फिर एनी और नन लगने का मतलब होता है यहाँ पर ऑलरेडी 2 से ज्यादा हैं। अगर 2 ही रहते तो यहाँ पर ऑल की जगह बोथ स्टूडेंट्स लगता, ठीक है। ऑलरेडी अगर यहाँ पर 2 रहते तो ऑल की जगह बोथ लगता, और यहाँ पर वन अनदर की जगह जो है हम लोग वन अनदर की जगह ईच अदर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस सेक्शन में किसी को भी कोई और डाउट, रूल नंबर 18 में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट? okay, I'm just taking your response as no. So let's move ahead with rule number 19 and try making notes. खुद से भी थोड़े नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं तो ये भेज ही दूंगी आपको, लेकिन खुद से भी नोट्स बनाइए। yes, rule number 19, let's discuss this. Rule number 19 is specifically, yes, rule number 19 is specifically telling you about who, whom और whose कब यूज करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इन तीनों चीजों के बारे में, who हो गया, whom हो गया, या फिर whose हो गया, ये सभी किसके लिए यूज होते हैं? ये सभी यूज होते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। पर्सन के अलावा यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप whom, who और whose नहीं यूज करेंगे। आप सिर्फ पर्सन के लिए यानी इंसानों के लिए आप यूज करते हैं। ये तीनों वर्ड्स स्पेसिफिकली सिर्फ इंसानों के लिए यूज होते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी देख लेते हैं। तो who जो है हमारा, वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव सेम चीज है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो डोमिनेंट रहे, जो मतलब जिसपे ज्यादा इंपॉर्टेंस है या जिसपे ज्यादा प्रोमिनेंस रहे। तो सब्जेक्ट के बिना बहुत सारे आपके सेंटेंस अधूरे रहते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे मेन चीज होती है आपके सेंटेंस में। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका मेजर चीज होती है जो रहनी ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर नॉमिनेटिव इसीलिए कहा गया है सब्जेक्टिव केस को। तो हु यूज करने का मतलब है कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे हम रिलेशन में यूज करें, चाहे हम क्वेश्चन में यूज करें। यानी कि हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं हु को, तो भी वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगेगा। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो भी हम वहां पर सब्जेक्ट के लिए ही लगाएंगे, ठीक है।
तो ये केस क्लियर हो गया। अब हु जो है, हु हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए लगता है, यानी कि जिस पे काम करने का असर पड़ रहा है। काम जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट, जिस पे काम करने का इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम हुम कहेंगे। ठीक है, उसके लिए अगर हम रिलेटिव में लगाएं, चाहे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हमेशा हुम लगाएंगे। पोजेसिव केस यानी कि जब आपको पोजेशन पूछना हो या रिलेट करना हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर हिज हर नहीं लगाना है, पूछने के तौर पे लगाया जा रहा है या रिलेट करने के तौर पे लगाया जा रहा है, तो हुज लग सकता है किसी पर्सन के पोजेशन के लिए। ठीक है, इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल, शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड। अब शिखा जो है उसको यहाँ पर अवार्ड मिला, तो शिखा आपकी सब्जेक्ट हो गई, शिखा को अवार्ड मिला, वो आपकी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके लिए हमने हु लगाया। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पर हु लगाया, क्या दिखाने के लिए कि शिखा जो है वही लड़की है, शिखा वही स्टूडेंट है जिसको अवार्ड मिला। तो पहली बात तो यहाँ पर हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दूसरी बात, ये शिखा के लिए लगा जो कि आपकी सब्जेक्ट है सेंटेंस में। इसे अगर मैं क्वेश्चन के तौर पे पूछूं, तो हु वाज द स्टूडेंट हु गॉट अवार्ड। ठीक है, हु इज गोइंग टू कम, हु इज गोइंग टू द मार्केट, हु इज गोइंग टू assign the monitor position and all। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं, सब्जेक्ट ही होते हैं हमेशा। कौन कर रहा है क्या चीज, ठीक है, कौन कर रहा है, वो कौन का आंसर हमेशा आपका सब्जेक्ट रहता है, और उसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हमेशा हु से ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेंटेंस, दे आर द थीव्स whom द पुलिस caught। यहाँ पर जो थीव्स है, पहली बात तो उसके लिए whom लगा है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर whom लगा है थीव्स के लिए। ठीक है, थीव्स हमारे यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट कैसे हुए, सेंटेंस ये कह रहा है कि ये वही थीफ हैं या ये वही चोर हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। तो पुलिस ने पकड़ने का काम किया इस सेंटेंस में, तो पुलिस हमारी सब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे पकड़ा, यानी कि जिसपे इसके काम का, सब्जेक्ट के काम का असर पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो पुलिस ने पकड़ा, किसे पकड़ा, थीव्स को, चोरों को पकड़ा। तो चोर जो है वो हमारे सब ऑब्जेक्ट हो गए सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर whom लगा दिए। ठीक है, इफ वी लुक एट द एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन करूं whom के साथ लेकर, ठीक है, तो whom did you give my bag। ठीक है, मतलब मेरा जो बैग है वो तुमने किसे दिया। अब यू जो है यहाँ पर, यू ने दिया, तो यू मेरा सेकंड पर्सन है जो कि मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि यू ने काम किया देने का, और जिसको दिया वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर whom जो है वो आपका पहली बात तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में लग रहा है। ठीक है, और एग्जांपल अगर दे दें तो whom are you going to submit the assignment। ठीक है, आप जो है वो सबमिट किसे करेंगे अपना असाइनमेंट। ठीक है, whom are you going to ask for help, आप किसको हेल्प के लिए पूछेंगे या किससे हेल्प मांगेंगे। तो ये सारे जो भी सिचुएशन होते हैं, जो कर रहा है वो अलग आदमी है, जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है या जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज हुज कहाँ पर यूज होता है, दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट। यानी कि ये जो स्टूडेंट है और ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनके आपस में रिलेशन बताने के लिए, ये सर्टिफिकेट किसका था जो खो गया, वो इस स्टूडेंट का था, इसके लिए हमने इस सेंटेंस में हुज लगाया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दिस स्टूडेंट हैज लॉस्ट हिज सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब आपका स्टूडेंट जो है वो मेल है और उसने अपने सर्टिफिकेट खो दी। ये भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी सेंटेंस करेक्ट है। यू कैन स्पीक इन बोथ द सेंटेंसेस फॉर्मेट। ठीक है, आप दोनों ही फॉर्मेट में बोल सकते हैं। दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट, और दिस स्टूडेंट हैज लॉस्ट हिज सर्टिफिकेट, या फिर द सर्टिफिकेट्स ऑफ दिस स्टूडेंट आर लॉस्ट। तीनों स्टेटमेंट्स आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर आप हुज यूज कर रहे हो
तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, स्टूडेंट और उसके सर्टिफिकेट्स का। अगर मैं हुज जो है वो क्वेश्चन के तौर पे यूज करूं, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए यूज करूं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज होगा, हुज बुक इज दिस, ठीक है, whose pen was lost last in the last class, ठीक है, whose class was the previous one, ठीक है, इससे पहले किसकी क्लास थी आपकी। ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जब आप पोजेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज माई क्लास मतलब ये मेरी क्लास है, तो अगर नेक्स्ट कोई पूछेगा तो whose class were you attending, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका रिलेशन में आ जाते हैं। If there is anything that you didn't understand in rule number 19, you can ask me. कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हो। कुछ ऐसा जो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स समझने के लिए तो मैं वो फाइल भेजूंगी, तब आपको मैं ये बता ही दूंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे ही दूंगी। बट एटलीस्ट बेसिक आप समझ जाइए कि हु कहाँ पर यूज होता है, हुम कहाँ पर यूज होता है और हुज कहाँ पर यूज होता है। यस रोहित। मैम होम वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हुम वाला, ओके, थोड़ा स्लो बोले, चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो से समझाते हैं। देखिए अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ धीरे धीरे। हु जो है वो यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, हु जो है वो सब्जेक्ट के केस में यूज होता है, मतलब कि शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट अवार्ड। शिखा आपके सब्जेक्ट है और उसके लिए यहाँ पर बताने के लिए, मतलब रिलेशन बताने के लिए, जिसको अवार्ड मिला उसके लिए यूज हुआ। तो शिखा को अवार्ड मिला, तो शिखा हमारी सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसके लिए हमने हु लगाया। हुम लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर किसी के काम का असर पड़ रहा है, ठीक है, किसी और का काम है, कोई और काम कर रहा है और उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है उस पर्सन के लिए हम हुम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर द थीव्स whom द पुलिस caught। अब पुलिस ने पकड़ा तो पकड़ने का काम हो रहा है, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, कॉट है, ठीक है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, कॉट है। तो किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, यानी कि आपने जिसने काम किया वो पुलिस है, यानी कि सब्जेक्ट आपका पुलिस है। किस पे असर पड़ा पकड़ने का, थीव्स पे, जो चोर हैं उनके ऊपर असर पड़ा। तो जो चोर हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए सेंटेंस के, ठीक है। जिसपे असर पड़ रहा है सब्जेक्ट के काम करने का वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो थीव्स यानी कि चोर जो हैं उनके लिए हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो वो हुम लगाएंगे, ठीक है। ये वही चोर हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ, ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ये हुआ कि ये चोर हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाती हूँ इंटेरोगेटिव की तरह, जैसे यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, हुम जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। अगर मैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाऊं, इसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाऊं इसका, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर हो जाएगा तो ये आपका इंटेरोगेटिव का केस हो जाएगा, क्वेश्चन का, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई थी, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। whom are you going to take to the party, मतलब पार्टी में तुम किसे लेके जाओगे। अब लेके जाने वाला काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ जिससे, वो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और वो जिसे लेके जाएगा उसके ऊपर इसके काम करने का इफेक्ट होगा। गोइंग जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट होगा, यानी कि इसका जो आपका काम करने का इफेक्ट होगा वो आपका हुम पे पड़ेगा, जो भी वो पर्सन रहे, ठीक है। उसके लिए आपका यहाँ पर हुम लगा है जिस पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
एनी मोर डाउट्स यहाँ पर? लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हु के लिए भी और हुज के लिए भी क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव वाले कर देती हूँ, क्योंकि रिलेटिव वाले तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, इंटेरोगेटिव वाले मैं भेज देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हु के लिए, हुम के लिए और हुज के लिए भेजा है। हु इज टॉकिंग ऑन द फोन मतलब कौन बात कर रहा है, ये आपका सब्जेक्टिव केस में हो गया। ठीक है। हुम आर यू टॉकिंग टू मतलब तुम किससे बात कर रहे हो, तो बात करने का काम कर रहा है कौन, यू कर रहा है, और किससे बात कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम हुम लगाएंगे। हुज फोन इज दैट, वो किसका फोन है। ठीक है, या तो फोन किसका है ये पूछ रहा है, या फिर कॉल किसका, फोन किसका है ये पूछा जा रहा है, ये फोन किसका है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन बताया, सॉरी पोजेशन बताया जा रहा है, ये फोन जो है किससे बिलोंग करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। इस रूल में किसी को भी कोई स्पेसिफिक डाउट? विद बाय दोनों साथ में नहीं लगेगा, विद हुम लगेगा। ठीक है, बाय नहीं लगेगा, विद हुम लगेगा। आशीष, यस, आपका जो सेंटेंस है यू आर टॉकिंग टू हुम या फिर यू आर टॉकिंग विद हुम, दोनों सही है, बाय नहीं लगेगा। यस, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर किसी के दिमाग में और कोई सेंटेंस है रूल नंबर 19 को लेकर तो आप वहां पर पूछ सकते हो मुझसे। यस, रूल नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं जरा। यहाँ पर विच का यूज बताया गया है। ठीक है, कि विच किस किस जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो पहले किस जगह यूज होता है, पहले आपका विच यूज होता है इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स का मतलब होता है जो आपके अंडर द एज 1 और 2 के नीचे जिसका एज रहता है, जिन बच्चों का, उन सभी को हम इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है, 2 से 3 साल के, सॉरी 1 से 2 साल के बच्चों के नीचे की एज जो होती है, कुछ महीने की अगर कोई बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तब तक वो इन्फेंट रहता है। ठीक है, जब तक मतलब उसे हेल्प चाहिए होती है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, जब वो अपने काम, छोटे मोटे काम खुद से ना कर पाए। ठीक है, जैसे 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा अच्छे से चलने लगता है, कुछ कुछ काम खुद से करने लगता है, तब वो इन्फेंट नहीं रह जाता है। इन्फेंट मतलब वो बच्चा जो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको सारा काम उसके माता पिता या जो भी उसके केयर टेकर हैं उनको करना पड़ता है। अंडरस्टूड? स्मॉल एनिमल्स मतलब छोटे एनिमल्स नहीं है, स्मॉल एनिमल्स मतलब एनिमल्स के बच्चे। ठीक है, एनिमल्स के बच्चे और ऑब्जेक्ट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इन सभी के लिए विच यूज होता है हमेशा। ठीक है, अब विच यहाँ पर कैसे कैसे लगेगा सेंटेंसेस में देख लेते हैं। दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर। वो बच्चा जो है, बेबी बच्चे को बोलते हैं, तो यहाँ पर बच्चा जो है, बच्चे के लिए विच लगा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर। अब इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस, दिस इज द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएस। यहाँ पर डॉग के लिए विच यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डॉग के लिए विच यूज हुआ है, तो डॉग हमारा एनिमल है। ठीक है, एनिमल्स के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है डॉग, जो है यूएस से लाया गया, उसका फ्रेंड है जो यूएस से लेके आया है, उसके लिए हमने विच यूज किया। ठीक है, नाउ सेकंड
केस क्या है, कहाँ पर यूज होता है, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन में किस चीज का सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, ठीक है। Which of these television sets would you want to purchase? यहाँ पर which television sets के लिए लिखा गया है, ठीक है। If you are going to select between person, ठीक है, मान लीजिए 4 पर्सन हैं और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप who यूज करेंगे, which नहीं, ठीक है। which person नहीं होगा, who is the person you are going to select, और who is the person which you are going who is the person whom you are going to choose, ठीक है। whom are you going to choose और who is your choice, इस तरह आपको क्वेश्चन बनाना है अगर आप पर्सन के लिए लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं, जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपको कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लासेस चूज करनी है, विच क्लासेस आर यू गोइंग टू टेक, ठीक है। किसी भी चीज के लिए जो नॉन लिविंग थिंग है या जो इवेंट्स वगैरह हैं उनके लिए सिलेक्शन करना है तो आप विच यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेफरेंस के लिए सेंटेंस रेफर करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस एग्जांपल में लिखा है मैंने, इसको एक बार ध्यान दीजिए। he was said to be drunk, इसका मतलब क्या है कि उसे जो भी पर्सन है, ही जो भी पर्सन है वो कह रहे हैं कि ये जो है उसको कहा गया था कि वो नशे में लग रहा है। वो जो पर्सन है उसे कहा गया था कि वो नशे में लग रहा है। विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पर ये विच जो लगा है, ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है कि ये सही नहीं था, तो विच को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, विच आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा सेंटेंस। ही वॉज सेड टू बी ड्रंक जो है उस पूरे सेंटेंस को विच यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उस सेंटेंस के लिए हमने यहाँ पर विच लगाया है। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, या फिर और एग्जांपल्स अगर चाहिए तो आप पूछ सकते हो। रूल नंबर 20 में कोई स्पेसिफिक डाउट आपको, अच्छे से रीड कर लीजिए सब कुछ, जो भी नहीं समझ में आई वो पूछ लीजिए। नहीं है तो नो मैम लिख दीजिए सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया। अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट या फिर अंडरस्टूड करके लिख दीजिए। सी का एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, सी का और एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पर सी का मैंने और एक एग्जांपल लिखा है एंड सी के इसी टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, सेंटेंसेस इससे अलग नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा यही रहेगा विच इज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, या विच वाज ट्रू, विच वाज नॉट ट्रू, विच इज गोइंग टू बी ट्रू, विच इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, इस तरह का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक विदाउट परमिशन, विच इज ट्रू, ठीक है। मतलब यहाँ पर विच जो है ये पूरे आगे वाले सेंटेंस को रेफर कर रहा है, कॉमा के आगे जो भी सेंटेंस है पूरा सेंटेंस को हम यहाँ पर विच से रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन राइट डाउन इट अगेन, ठीक है। ए फिर से समझाएं। ए सेंटेंस जो है वहां पर बताया जा रहा है कि विच किन ऑब्जेक्ट के लिए या किन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो लिविंग थिंग्स में सिर्फ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी वो बच्चे जो खुद का कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इन्फेंट्स आपका हो गया पहली बात, तो इन्फेंट्स के लिए यानी कि बच्चों के लिए यूज होता है। स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, या जानवरों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे आप एलिफेंट के लिए विच नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है, इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो वहां पर दैट लगता है, ठीक है, उसके लिए हूँ नहीं, उसके लिए दैट लगता है बेसिकली।
तो सम एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स यानी कि डॉग, कैट, माउस वगैरह, उनके बच्चे हो गए छोटे छोटे, उन सब के बारे में हम लिखेंगे तो विच लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, उसके लिए विच यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, दिस इज द डॉग विच माय फ्रेंड बॉट, ठीक है, या फिर दिस इज द टेबल which I bought yesterday, this is the book that I got from library। तो यहाँ पर दोनों ही केस में आपका ऑब्जेक्ट्स के लिए दोनों ही यूज कर सकते हैं, विच भी दैट भी। स्पेसिफिकली जिसके लिए विच यूज होता है वो आपके इन्फेंट्स हैं और एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स हैं। एनी मोर डाउट्स? सी, यहाँ पर एक्सक्लूसिव केसेस बहुत कम होते हैं। एक्सक्लूसिव केसेस मतलब कि सिर्फ इनके लिए विच यूज करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमंस है, ह्यूमंस के लिए हम सिर्फ हु, हुम और हुज ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक केस है कि जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उन्हीं के लिए हम सिर्फ विच यूज कर सकते हैं। स्मॉल एनिमल्स हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ विच यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सक्लूसिव नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए हम दैट भी यूज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट रूल में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वो अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। जिनको डाउट था उनका क्लियर हो गया तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए, क्लियर हो गया है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, ठीक है। बच्चे, मैं आपसे डाउट पूछती हूँ, डाउट है या नहीं उसका यस मैम नो मैम लिख दिया करो, ठीक है। आगे बढ़िए मैम, ये पढ़ा दीजिए, वो करा दीजिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए आप क्लास में मुझे, ठीक है। मेरी क्लास है, मैं पढ़ा रही हूँ। आई विल डिसाइड व्हेन आई एम गोइंग टू डू इन फर्दर, ठीक है। डोंट गिव इंस्ट्रक्शन टू मी। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो नो मैम, दैट इज इनफ फॉर यू। यस, सो नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट रूल, ये भी बता दूं, ठीक है। ये लास्ट रूल है आपका, यहाँ पर दैट कैसे यूज करना है। रूल्स आपके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे रूल्स हम जो है आपके एक्सरसाइज के थ्रू आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जो ऑलरेडी हमने नाउन में पढ़ लिया है। तो यूज ऑफ दैट यानी कि दैट को आप कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये चीज देखनी है। तो यहाँ पर दो ही प्रोमिनेंट चीजें हैं। पहली चीज है क्या, पर्सन के लिए आप यूज करते हैं दैट, ठीक है। पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जब आपको यूज करना होगा तब आप दैट लगा सकते हो। लाइफलेस थिंग, लाइफलेस थिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप दैट लगा सकते हो। स्मॉल एनिमल्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए भी आप दैट लगा सकते हो, इन सिंगुलर और इन प्लूरल, यानी कि सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों केस में आप दैट यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम। यस, दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर आपने गर्ल के लिए दैट लगाया है। कंफ्यूज मत करना, आप इसके जगह पर हु यूज कर सकते हो, ऐसा मना नहीं किया गया है स्पेसिफिकली, ठीक है। इसकी जगह आप हु बिल्कुल यूज कर सकते हो। दिस इज द गर्ल who failed in the exam is also correct. It is only what you are using up. Lifeless things मतलब non living thing बच्चे, objects, things, ठीक है, जिसमें जान नहीं। यस, तो यहाँ पर जो गर्ल है उसके लिए, गर्ल क्योंकि एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हम हु यूज कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस में हम दैट को हु से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई केस नहीं है, आप रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन जब कर रहे होगे यानी इंटेरोगेशन, अगर आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाओगे गर्ल के लिए या किसी के लिए भी, पर्सन के लिए, वहां पर आप सिर्फ हु यूज कर सकते हो, दैट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। हु से क्वेश्चन बनते हैं, वो इंटेरोगेशन में आता है, लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आप यहाँ पर पर्सन के लिए दैट भी लगा सकते हो और हु भी लगा सकते हो इफ इट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दिस इज द रेडियो दैट आई बॉट येस्टरडे, तो यहाँ पर दैट लगा है रेडियो के लिए, रेडियो के लिए यहाँ पर दैट लगा है। जो रेडियो जो है, स्पेसिफिक रेडियो जो है, वो हमने कल ही जो खरीदा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यस, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। अगर आप सिर्फ सेंटेंस भेज रहे हो बच्चे तो वो सेंटेंस करेक्ट है। दैट इज इनफ फॉर टुडे इज करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज फॉर दैट इज सब्स्टिट्यूशन। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन? अगर आप सिंगल नाउन लगा रहे हैं, सिंगुलर नाउन जो कि ऑलरेडी मेंशन किया गया है सेंटेंस में, एक जगह पहले ही वो नाउन मेंशन कर दिया गया है और नेक्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो दैट को। ठीक है, कैसे करते हैं ये बताती हूँ। और एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि ये जो स्पेसिफिक केस है ना, ये केस आपका कंपैरिजन में यूज होता है। एडजेक्टिव का जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं किसी सेंटेंस में और आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उस केस में आपका वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है, दैट का सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। यस, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर ये जो कंपैरिजन हो रहा है, द वेदर ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई। ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हम हैदराबाद के वेदर को चेन्नई से कंपेयर कर रहे हैं, चेन्नई के वेदर से नहीं, हम चेन्नई से कंपेयर कर रहे हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, ये जो गलत स्टेटमेंट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर चेन्नई के वेदर को यहाँ पर सॉरी चेन्नई से, यानी कि चेन्नई जो सिटी है उससे हैदराबाद जो सिटी है उसके वेदर को कंपेयर किया जा रहा है। तो इसीलिए ये कंपैरिजन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हम वेदर को किसी सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, हम सेम चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मैं दो स्टूडेंट को कंपेयर कर रही हूँ तो वो किस तरह पढ़ते हैं या वो किस तरह क्लास में बिहेव करते हैं, इस चीज पे मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं एक कंप्यूटर सिस्टम, जिस कंप्यूटर सिस्टम पे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ये सिस्टम को मैं अपने मोबाइल से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर कंपेयर करूंगी तो अलग अलग डिवाइसेस के लेवल होंगे। ठीक है, देयर इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स बट विद द सेम लेवल। ठीक है, अगर मैं प्रोसेसर कंपेयर करूं तो प्रोसेसर कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं हार्डवेयर कंपेयर नहीं कर सकती, या फिर मैं माउस को कंपेयर नहीं कर सकती, मेरे मोबाइल में तो माउस लगा ही नहीं है, राइट। तो जो चीजें आपकी कंपेरेबल होती हैं, ठीक है, जैसे अगर एक बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है आपके क्लास में, ठीक है, उसको मैं एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा स्पीच बोलता है, अब उन दोनों पर्सन को क्या मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ? एक लड़का है जो सबसे तेज दौड़ता है, एक लड़का है जो सबसे अच्छा बोलता है, राइट। उन दोनों का आपस में कंपैरिजन दुर्गेश बच्चे, आपने जो लिखा है वो मुझे नहीं समझ में आया, और अगर ये रिलेटेबल नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप ना लिखें दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। यस, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन मतलब बेसिकली हो रहा है तो वो सेम लेवल पर होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस तब होगा जब हम यहाँ पर यस, ये भी सेंटेंस करेक्ट है पीयूष। द वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन चेन्नईज वेदर। तो यहाँ चेन्नईज वेदर भी वेदर ऑफ चेन्नई दोनों सेम चीज है। ठीक है, हमने एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कर दिया है, एक हमने ऑफ लगा के कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड जो सेंटेंस है दैट इज वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। यहाँ पर दैट ऑफ किसके लिए लगा? वेदर के लिए लगा। ठीक है, ये दैट ऑफ जो लगा है वो आपका वेदर के लिए लगा है। अगर यहाँ पर आपको दैट नहीं भी यूज करना है उसके लिए भी केस है कि आप वेदर दोबारा लिख दो, फिर द वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन द वेदर ऑफ चेन्नई। ये भी ग्रामेटिकली सही है, गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है सेंटेंस।
हम बस रिपीटेशन रोकने के लिए दैट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनी डाउट इन दिस रूल? इस रूल में 21 रूल में किसी को भी कोई डाउट नहीं है? डाउट? चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स डू वन थिंग। यस, थोड़ा सा टाइम अभी बचा है तो मैं 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, वो क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है। वो क्वेश्चन जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यू कैन राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स और फटाफट आंसर करिएगा, टाइम ज्यादा नहीं है। तब तक, जब तक आप आंसर करेंगे, ये 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों का आंसर करिए। अगर थर्ड भी आंसर कर सकते हो तो वो भी करो। यहाँ पर आपको अगेन बता दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें 3-4 पार्ट्स में आपके सेंटेंसेस को बांटा गया है। यू हैव टू फाइंड द एरर इन विच पार्ट इट इज, ठीक है। किस पार्ट में एरर है ये फाइंड आउट करना है। आंसर बना के रखिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। Yes, a lot of students have already answered, but I'm still waiting for others to answer. Okay, yes. Before I start answering the questions here, पहले मैं ये बता दूं कि obvious सी बात है कि आपको अगर मैं प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो कि प्रोनाउंस क्या है, ठीक है। I, you and he must attend the seminar on career guidance, ये आपका सब सेंटेंस है, ठीक है। तो पहली बात तो ये केस क्या कर रहा है, यहाँ पर तीनों प्रोनाउंस, तीनों पर्सनल प्रोनाउन साथ में लगे हैं। तो इसका हमने एक रूल पढ़ा था कि 3 पर्सनल प्रोनाउन अगर साथ में लगे हैं तो उसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे या किस तरह का सीक्वेंस रहता है। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है यानी कि नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव सेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल 2-3-1 लगना चाहिए था, यानी कि यू, ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस शुड बी द आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा 2-3-1, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2,
You, he and I are to be blamed for accident. ये आपका ऊपर वाले रूल का सेकेंड पार्ट है। जब आपका जो भी प्रोनाउंस रहते हैं, तीनों प्रोनाउंस साथ में, और आप नेगेटिव सेंस या नेगेटिव आइडिया क्रिएट कर रहे हैं अपने सेंटेंस से, या फिर अपना जो भी आपने मिस्टेक किया उसको कन्फेस कर रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस 1 2 3 होता है। यानी कि गलती बताते वक्त फर्स्ट पर्सन हमेशा पहले आता है। तो I, you and he are to be blamed for the accident should be the correct answer। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। I, you and he are to be blamed for the accident। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अभी भी आंसर आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स। यहाँ पर ये चीज मैंने डिस्क्राइब की थी आपको कि जब यहाँ पर 2 बार आर्टिकल लग रहा है, इस सेंटेंस में 2 बार आर्टिकल लग रहा है और द आर्टिकल लग रहा है। द मतलब कि आप उस पर्सन को अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है वो पार्टी चीफ को और चीफ मिनिस्टर दोनों को जानता है। और द लगने का कारण ये है दोनों जगह कि चीफ मिनिस्टर और पार्टी चीफ जो है वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगना चाहिए था। इस केस में यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगना चाहिए था, क्योंकि 2 अलग अलग इंसानों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी, फॉर 3 नंबर हिज की जगह देयर लगेगा। आपका सेंटेंस जो हो जाएगा, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, यस, यू कैन ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले लिया है तो आप 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टर Budhrani, my friend and professor, is known for their good behavior. क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर मेरे पास आ रहे हैं 2-3। Okay, yes, so a lot of people are getting the right answer। अगर किसी की गलती हो रही है then it is all right। ठीक है, सी यहाँ पर जो है आर्टिकल आपका दोनों ही जगह नहीं लगा। आपका जो सेंटेंस है उसमें आर्टिकल कहीं भी नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगने का मतलब क्या है, यहाँ पर मिस्टर, माय फ्रेंड और प्रोफेसर के आगे आर्टिकल नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम एक ही पर्सन का लिखा गया है, मिस्टर बुधरानी, एक ही नाम लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है कि मिस्टर बुधरानी जो है वो स्पीकर के फ्रेंड भी हैं और प्रोफेशन से, यानी कि काम जो करते हैं वो प्रोफेसर का काम करते हैं। यानी कि मिस्टर बुधरानी के लिए ही यही दोनों जो पोजीशन है लिखी गई है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो गलती है दैट इज इन 4th नंबर, हिज गुड बिहेवियर। मेल पर्सन है, मिस्टर लिखा है, तो मिस्टर बुधरानी, माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर, इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। अगर आपका आर्टिकल नहीं है सेंटेंस में तो सेंटेंस पढ़ के देखिए, अगर किसी पर्सन को यहाँ पर प्रॉपर नाउन लिखा है तो उस पर्सन को ही रेफर कर रहा है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो लिखा है, मिस्टर बुधरानी, माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर, इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट बाकी की क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। एंड 1-2 रूल्स जो हैं वो हम लोग क्वेश्चन करते करते वक्त डिस्कस कर देंगे, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ये फाइल मैं कोशिश करूँगी कि आपको मंडे तक मैं सेंड कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप वही असाइनमेंट जो है 7 डेज में कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम के जो असाइनमेंट्स है वो मैंने कुछ बच्चों के चेक किए हैं, एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड कि जब मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया था तो फिर आप लोगों के सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखे हैं ईमेल में। यू हैव टू राइट प्रॉपर सब्जेक्ट, ताकि मैं देख के बता पाऊँ। मैंने यहाँ पर कोई भी
जो एक्सरसाइज है वो बहुत सारे बैचेस में दी है, तो मुझे पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि किस बैच का बच्चा, किस ईयर का बच्चा यहाँ पर आंसर कर रहा है। ठीक है, राइट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर सब्जेक्ट व्हेन यू आर सेंडिंग मी द असाइनमेंट। ये चीज अगली बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, all right, let's meet up in the next class. I have taken the attendance. Okay.